वेलकम अगेन गाइस। कुल्फी एंड कैपुचिनो का अगला पार्ट देखते हैं। आखिर अनुराग ने फोन खरीद ही लिया। लेट्स स्टार्ट। पहली बार हाथ में मोबाइल आया तो पगला गए थे। हर वक्त उसे हाथ में ही रखा करते थे। वैसे मैंने तो मोबाइल लेने का पर्पस सॉल्व कर लिया था। नेहा से बात हो गई थी और अब तो जब चाहूं बात कर सकता था। डिवाइन पैलेस के उस कमरे में हमारी भावनाएं उबल रही थी। प्रतीक भी चाहता था कि अपने मोबाइल से तस्नीम मैडम को फोन करे ताकि उसका नंबर मैडम के मोबाइल तक पहुंच सके। काफी हिम्मत जुटाने के बाद प्रतीक ने तस्नीम मैडम का नंबर मिलाया और इससे पहले कि कॉल के बटन को दबाता, मैं बोल पड़ा। प्रतीक, 1 मिनट रुक। क्या? सुन, एक बात बतानी है। इतनी भूमिका क्यों बांध रहा है? बोल ना। तस्नीम मैडम के बारे में है। बोल भी दे क्या। पिछली बार जब मैं और नेहा कॉफी हाउस में मिले थे तो वहां हमने मसानी सर को देखा। तो क्या वो कॉफी हाउस नहीं जा सकता था क्या तस्नीम मैडम के साथ? तो दोनों हाथ में हाथ लिए बैठे थे। मसानी उनकी उंगलियों से खेल रहा था और दोनों लव बर्ड्स की तरह बातें कर रहे थे। मेरी बात सुन प्रतीक का चेहरा उतर गया। उसने मोबाइल फोन नीचे रख दिया और कुछ नहीं बोला। चुपचाप बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, पक्का वो लड़की तस्नीम ही थी? मेरी तस्नीम? हाँ, एक दूसरे से सटके बैठे थे। अरे मैं तो कान लगाकर सुनना भी चाह रहा था कि बात क्या कर रहे हैं। इतना धीरे बोल रहे थे कि प्रतीक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब तक वो मेरे चेहरे की ओर ही देखे जा रहा था। जब मैंने अपनी नजरें उसके चेहरे पर गड़ाई तो उसने नजरें नीचे कर ली। प्रतीक, यह बात मैं बहुत पहले बता देना चाहता था, पर कभी सही टाइम ही नहीं मिला। तो क्या अभी सही वक्त है? बोल। मैं कुछ नहीं बोला। इस मसानी की तो। प्रतीक गुस्से में बोला। प्रतीक को यह बात बताकर मैं भी खुश नहीं था। मैंने उसे दुखी कर दिया, अपने सबसे अच्छे दोस्त को। बट नेहा भी तो यही कहती थी कि मुझे उसे बता देना चाहिए था। प्रतीक को दुखी देख नेहा से हुई बातचीत की खुशी जाती रही। हेलो। मैं रिसीवर हाथ में पकड़े खड़ा था। पापा का फोन था। बूढ़ा वहीं कान लगाए मेरे पास ही खड़ा था। बेटा, तुम्हारे टेस्ट का रिजल्ट आ गया? पापा ने पूछा। मुझे तो इसी पल का इंतजार था। हाँ पापा। ठीक ठाक नंबर आ गए ना? क्या लगता है, मिल पाएगा अच्छा इंस्टीट्यूट? पापा को कभी मुझसे ज्यादा उम्मीद नहीं रही। मैंने एक सेक्शन में टॉप किया है। मैंने सोचा यह बात सुनकर पापा खुश होंगे। और बाकी 3 सेक्शन में? जी, उनमें भी एवरेज मार्क्स हैं। बेटा, कैट में चॉइस नहीं होती कि किसी एक सेक्शन के ही क्वेश्चन सॉल्व करो, समझे? चारों सेक्शन में बराबर पकड़ होनी चाहिए। पापा की प्रतिक्रिया ने मेरी सारी हवा निकाल दी। जी पापा। वैसे मुझे सेक्शन में टॉप करने पर 2,000 रुपए की प्राइज मनी मिली है और मैंने उससे मोबाइल खरीदा है। क्या करोगे मोबाइल का? जरूरत होती तो हम नहीं दिलवा देते। मैं कुछ नहीं बोला। जवान को लकवा मार गया। पापा ने आगे कहना या यूं कहना लो डांटना जारी रखा। और तुमने हमें अब तक नंबर नहीं दिया? जी बस आज ही लिया है, अभी फोन करने ही वाला था। नंबर दो अपना। जी लिखिए। 9413 डैश डैश डैश। अच्छा, वो तुम एक काम करो, कल सोमदेव अंकल के यहाँ चले जाओ। जी, कुछ खास काम? खास काम क्या होता है? वो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। बिना काम के मिलाने में कोई बुराई है? कई बार उन्होंने कहा भी है, अनुराग को कहना कि घर आया जाया करे। जी, कल ही जाना जरूरी है। मैं टालने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता था। क्यों? कल कहीं और जाना है? जी नहीं, वो क्लास। पर जागीर जी ने तो बताया कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट की 2 दिन की छुट्टी है। मैंने तुरंत ही बूढ़े को एक नजर देखा। जी। इसके अलावा पापा को और कुछ कहना संभव नहीं था। देखो, वो हमारे समाज के हैं। तुम्हारी कितनी केयर भी करते हैं। छुट्टी में दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने से तो अच्छा है कि तुम उनसे मिलाओ, समझे? जी। फिर फोन रख दिया गया।
जागीर सिंह जी मुस्कुरा रहे थे। एक बार फिर मुझसे थैंक यू सुनने की चाहत थी। शायद। मैं चुपचाप चला गया। हर इंसान की ज़िंदगी में एक खलनायक होता है और मेरी ज़िंदगी में 2 आदमी खलनायक बनते जा रहे थे। सोमदेव अंकल और वो बूढ़ा। नेहा से जब भी मुलाकात का समय तय होता, इनका हस्तक्षेप किसी न किसी रूप में हो ही जाता। अगले दिन सुबह ही मेरे मोबाइल पर घंटी बजी, नेहा का कॉल होगा, यह सोचकर मोबाइल को बड़ी ही उत्सुकता के साथ उठाया, पर किसी अनजान नंबर को देख खुशी काफ़ूर हो गई। यह सोमदेव अंकल का फ़ोन था। उन्होंने कहा कि बेटा आज घर ही आ जाओ, बातें करेंगे। तुम्हें भी घर से दूर रहते हुए घर के खाने की याद तो आती ही होगी। मर मार कर उनको हाँ कहना पड़ा। ओह माय गॉड! नेहा मेरा इंतज़ार करेगी। यह ख़्याल आते ही मैंने नेहा को फ़ोन लगाया, नेहा को सारी बात बता दी। वो थोड़ी नाराज़ ज़रूर हुई, पर मान गई। मैंने उससे रात को फ़ोन करने का वादा किया। इससे पहले कभी तुम ड्राइविंग सीट पर बैठे हो? कोमल ने मुझसे पूछा। वो मेरी पास वाली सीट पर बैठी थी। अंकल ने मेरे आते ही कह दिया कि आज तो कोमल तुम्हें ड्राइविंग सिखाएगी। मेरे टॉप करने की खुशी में सबने मुझे मिठाई खिलाई, लड्डू। बड़े ही गर्व से बताया गया कि इसकी रेसिपी कोमल ने ही बताई थी। और यह सुन कोमल मुस्कुराई भी थी। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। आखिर पापा को क्या जरूरत थी अंकल को यह बात बताने की? उन्हें भी तो अपने बेटे की तारीफ के मौके सालों से एक आध बाद ही मिलते हैं। नहीं, फर्स्ट टाइम है। मैंने असहज होते हुए कहा। मैं वहां कोई कार चलाने सीखने तो नहीं आया था। मेरी जिंदगी में सीखने को बहुत सी चीजें थी, जैसे किसी लड़की के छूने पर ना कपकपाना, वगैरह वगैरह। नो प्रॉब्लम। फर्स्ट टाइम वाला हमेशा जल्दी सीख जाता है। कोमल मुस्कुराते हुए बोली। मैं उसकी बात का मतलब अपने हिसाब से लेता। उससे पहले ही उसने कहा, मेरा मतलब ड्राइविंग जल्दी सीख जाता है। फिर उसने ड्राइविंग लेसन शुरू किए। राइट वाला पाँव रेस के लिए और लेफ्ट वाला ब्रेक और क्लच के लिए। कोमल सेक्सी लग रही थी। ब्लैक जीन्स और पिंक टॉप, वो भी बिना स्लीव्स वाला। अपने पाँव वहां रखो और फील करो। मैंने उसकी बात मानते हुए अपने पाँव एक्सीलरेटर पर रखे। बहुत बढ़िया। तुम तो बहुत जल्दी सीख रहे हो, उसने कहा। मैं मुस्कुरा दिया। यकीनन तारीफ पर मुस्कुराना तो बनता था, कभी कभी तो होती थी। कोमल के साथ न होता तो उस वक्त मैं नेहा के साथ होता और उसे अपना मोबाइल दिखा रहा होता। उसे बताता कि कितनी मुश्किल से मैंने यह नंबर ढूंढा। उसके 50 रुपए अलग से दिए, सिर्फ उसकी खातिर। यह पहला नंबर, कोमल ने गियर की आगे की ओर धकेलते हुए कहा। मैं नेहा के ख्यालों से बाहर आया। और यह दूसरा, तुम इस गियर को देखो, इस पर इंडिकेट भी कर रखा है। मैंने गियर पर नजर डाली, जिसे वो अपने हाथ से पकड़ी हुई थी। ओह, वाइट ब्यूटीफुल स्किन। उसके हाथों पर नजर पड़ते ही मन से आवाज आई। अच्छा, तुम ट्राई करो। कोमल ने मेरी ओर देखकर कहा। मैंने गियर को पकड़ा। उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मैं थोड़ा असहज हो गया। फिर उसने गियर को आगे की ओर खिसकाया। दिस इज फर्स्ट गियर। अब इसे लेफ्ट की ओर करते हुए आगे धकेलो। सेकंड गियर। ऐसे ही तीसरा और चौथा लगाओ। फिर उसने अपना हाथ हटाया। चलो अब अपने से करो। मैंने गियर बदले। बिल्कुल सही, कहते हुए वो मुस्कुराई। ओह, तुम तो बहुत जल्दी सीख रहे हो। नेहा ने भी तो यही कहा था जब वो अपने मोबाइल के फंक्शन मुझे बता रही थी। मैं उसे कम से कम मैसेज तो कर ही सकता हूँ। बता तो दूं कि उसके घर के पास ही हूँ। कहे तो उसके अंकल के हालचाल पूछा हूँ। वेरी फनी। अपने आप से बात करते हुए मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर कोमल बोल पड़ी। अभी से इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी जब कार की चाबी लगेगी तो सारी मुस्कुराहट जाती रहेगी। हम अभी कोमल के घर के बाहर ही थे और खड़ी गाड़ी में ही क्लास चल रही थी। दरवाजे पर अंकल आंटी खड़े मुझे देख रहे थे। मैंने भी उन्हें देख के स्माइल दे दी। तो चलो, अब गाड़ी में चाबी लगाओ। कोमल ने मेरे हाथ में चाबी देते हुए कहा। मैंने चाबी लगाई। ओके, अब क्लच दबाओ और गियर बदलो। मैंने वैसा ही किया। क्लच धीरे धीरे छोड़ते हुए एक्सीलरेटर दबाओ। कर तो मैं वही रहा था जो कोमल ने कहा, पर खच की आवाज के साथ कार बंद हो गई। उसने मेरे चेहरे की ओर देखा। मैं बच्चों की तरह चेहरा बनाया, मानो सॉरी बोल रहा था।
अच्छा एक काम करो, तुम ड्राइव करो, मैं देखता हूँ, फिर चलाऊँगा। मुझे इस ड्राइविंग क्लास से बचने का इससे बेहतर तरीका नहीं सूझा। उसने हल्की सी मुस्कुराहट फेंकी, शायद वो समझ गई थी। फिर हमने आपस में सीट बदल ली। गाड़ी आगे बढ़ी तो मैंने एक नज़र नेहा पर डाली। वहां कोई नहीं था। नेहा तो अभी इंस्टीट्यूट में होगी, मैंने सोचा। कोमल कार चलाती रही। मैं चुपचाप बैठा रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अंकल अपनी लड़की को, जो कि इतनी सुंदर है, मेरे साथ अकेले कैसे भेज सकते हैं। ठीक है कि वो मेरे पापा को जानते हैं, पर मुझे नहीं लगता इससे कुछ खास फर्क पड़ता है। यकीनन मेरी जगह अगर अंकुर होता तो जरूर अपने प्यार की जमीन तैयार कर रहा होता। पर मैं चुप था, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था नेहा। कोमल ने ब्रेक लगाया। क्या हुआ? मैंने पूछा। तुमने कभी सेंट्रल पार्क देखा है? कोमल ने कार की चाबी बाहर निकालते हुए कहा। सेंट्रल पार्क? वो क्या है? तो चलो आओ, बताती हूँ। इतना कहकर वो कार से नीचे उतर गई। मैं अनजाने शहर में आए हुए किसी गांव के भोले भाले आदमी सा एक्सप्रेशन देता हुआ उसके पीछे हो लिया। हालांकि मेरा मन अब भी नेहा में अटका हुआ था। यह एक बहुत ही खूबसूरत पार्क था, जिसका अंत नजर नहीं आ रहा था। चारों ओर हरियाली। हम अब तक पार्क के अंदर बने ट्रैक पर आ चुके थे। दिन का समय था, फिर भी काफी लोग थे। हर कोई किसी न किसी पेड़ या झाड़ी की ओट लिए बैठा था। लड़का और लड़की को मिलने के लिए इससे अच्छी रोमांटिक जगह मिल पाना मुश्किल है। यह वो ख्याल है जो मेरे मन में सेंट्रल पार्क और वहां उपस्थित गणमान्य युवाओं को देखकर आया। अनुराग, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत बोरिंग हो? कोमल ने चलते चलते कहा। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा, पर कोई जवाब नहीं दिया। कोमल ने बात को आगे बढ़ाया। अब देखो ना, इतनी देर हो गई हमें साथ साथ, पर तुम हो कि कुछ बोलते ही नहीं। इतनी देर में तो गूंगा भी किसी से भी दोस्ती कर ले, पर तुम हो कि बोलते ही नहीं। मैं झेप गया। ओके, सो व्हाट इफ आई लव नेहा? इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं और किसी लड़की से बोलूं ही ना। आखिर नेहा भी तो अपने इंस्टीट्यूट के लड़कों से दोस्ती रखती होगी। ऐसा तो है नहीं कि उसने मोबाइल सिर्फ मुझसे बात करने के लिए लिया है। आखिर मेरे सिवा भी तो लोगों के फोन आते ही होंगे उसे। इन सभी तर्कों से मैंने खुद को समझाया। फिर कोमल की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, सच में मैं बोरिंग हूँ? उसने कुछ नहीं कहा, बस ऐसे एक्सप्रेशन दिए मानो वो कहना चाह रही हो कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही सोचती हूँ। ओके मिस कोमल, मेरा नाम अनुराग है। और मैंने अपना हाथ कोमल की ओर बढ़ा दिया। उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाय अनुराग, तुमसे मिलकर खुशी हुई। हमने हाथ मिलाया और एक साथ हंस दिए। अंकल ने उसका नाम ठीक ही रखा था। उसकी स्किन सच में कोमल थी, मतलब सॉफ्ट। फिर हम दोनों टहलने लगे। चलते हुए मेरी नजर एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठे कपल पर पड़ी। उनके मुंह काफी नजदीक थे और मेरा अनुमान था कि वो किस कर रहे थे। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर जब नजरों का एंगल बदला, तो मेरा अनुमान यकीन में बदल गया। मेरी नजरें स्वतः ही वहां गड़ गईं। मेरी इस हरकत पर आप मेरे बारे में कोई धारणा ना बनाएं। यह एक बड़ी ही प्राकृतिक प्रतिक्रिया थी। ओह, क्या सीन है? मेरे मुंह से निकला। यार रियली। कोमल की आवाज सुनकर मैं झेप गया। पहली बार ऐसा हुआ कि फुसफुसाहट थोड़ी तेज हो गई थी, जो कोमल के कानों में पड़ गई थी। मैं अचानक अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगा, मानो मैंने कुछ देखा ही नहीं। और कुछ देखा भी हो तो वो अनायास ही दिख गया। इसमें मैंने पर्सनल एफर्ट्स नहीं दिए। पर कोमल अब भी वहीं देख रही थी। रोमांटिक सीन है, कोमल बोली। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों, नहीं है क्या? कोमल ने पूछा। मैं थोड़ा सा शर्मा गया, पर मुझे जवाब तो देना ही था। नहीं, मेरे ख्याल से ये लस्ट है, लव नहीं। कुछ खास फर्क नहीं है, कोमल बोली। मुझे एक लड़की के मुंह से ऐसी बात सुनकर आश्चर्य हुआ। तक मेरा पाला जिस तरह की लड़कियों से पड़ा था, उनके सामने अगर किस शब्द का उच्चारण भी कर दिया जाए, तो वो मारे शर्म के 2 घंटे तक अपना चेहरा ना दिखाएं। हाँ, नेहा के बारे में पता नहीं कि वो कैसा रिएक्शन देती। कोमल, तुम्हें क्या लगता है, ये एक दूसरे से प्यार करते हैं? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा।
ऑफ कोर्स दे लव। और अगर प्यार नहीं भी करते हैं, तो वो जो कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं। अच्छा तुम मुझे बताओ, प्यार क्या है? कोमल ने पूछा। मुझे इस तरह के किसी भी सवाल की अपेक्षा कोमल से नहीं थी, और हर बार की तरह वही सवाल मुझसे किया गया, जिसका ना तो जवाब मुझे आता था और ना ही जिसकी अपेक्षा मुझे थी। आई थिंक लव इज। मेरी आवाज वहीं अटक गई। एक तो मेरा मन इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था कि मुझे बोलना क्या था। दूसरा, अंग्रेजी में इससे ज्यादा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। एक एहसास है, और क्या। आखिर मैंने बोल दिया। तो प्यार एक एहसास है? पक्का? कोमल ने पूछा। हाँ, मेरे ख्याल से लव को डिफाइन या डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम लव को ना तो डिफाइन कर सकते हैं ना डिस्क्राइब, तो कोई किसी को कैसे बताए कि हमें उससे प्यार है? बताओ, कैसे कोई किसी को यकीन दिलाए कि उसे उससे प्यार है, जबकि तुम्हारे अनुसार तो इसे बताया ही नहीं जा सकता? अरे यह तो रीजनिंग की क्लास होने लगी। कुट्टी सर प्लीज हेल्प मी। ₹2.25 का प्रसाद। मेरे ख्याल से प्रसाद की राशि काफी कम थी, सो मुझे कुट्टी सर की मदद नहीं मिली। हालांकि मुझे बाद में पता चला कि कुट्टी सर को तो डायबिटीज है। मैं चुप था। मुझे जवाब नहीं सूझ रहा था। इतना क्या सोच रहे हो, तुम सही हो। वी कांट डिस्क्राइब लव, यह एक एहसास है। अब कोमल ने मेरी ही बात का समर्थन किया। मेरे पास मौका था सवाल पूछने का, वही सवाल जो अभी कोमल ने पूछा था। तो फिर अब तुम बताओ, कैसे बताएं दूसरे को कि हम उससे प्यार करते हैं? मैंने पूछा। वो लोग जो कुछ कर रहे थे, प्यार को एक्सप्रेस करने का ही एक तरीका था। एक दूजे को जता रहे थे कि उन्हें प्यार है। जब हम किसी बच्चे को प्यार करते हैं, तो हम उसके गाल पर किस करते हैं ना। सो वह क्या है? एक तरीका उसे बताने का कि वो तुम्हें प्यारा है और तुम उससे प्यार करते हो। वो पब्लिक प्लेस पर किस कर रहे हैं, पता है क्यों? मेरे जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही उसने जवाब दिया, क्योंकि उनको पता है वो जो कर रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है। तो किसी से डरें क्यों? और यह ताकत उन्हें मिलती है एक दूसरे के इनोसेंट प्यार से। उसने बात पूरी की। मैं बस उसके चेहरे की ओर ही देखे जा रहा था। ओ रियली? बट सॉरी, दैट्स नॉट लव। मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूँ, मैंने कहा। फिर हम आगे बढ़ गए। मैंने पहले कभी इस तरह के डिस्कशंस नहीं किए थे, और लव पर तो कभी नहीं। तुम प्यार को एक्सप्रेस करने का सच्चा तरीका देखना चाहती हो, तो वो देखो। मैंने हाथ से इशारा करते हुए उसे देखने को कहा। वहां एक लड़का और लड़की पास में बैठे थे, हंसते मुस्कुराते हुए बातें किए जा रहे थे। दोनों ने एक दूजे का हाथ पकड़ रखा था। उनके व्यवहार से पूरी शालीनता झलक रही थी। उन्हें देखो कोमल, क्या ये प्यार नहीं है? और अगर यह प्यार है, तो यकीनन जो हमने वहां देखा और जिसे तुम प्यार कह रही हो, वो सिर्फ लस्ट था। LUST, लस्ट। मैंने हर अक्षर अक्षर पर जोर देकर कहा। उसने सिर्फ मेरी ओर देखा, मानो मैंने कोई मूर्खतापूर्ण बात कह दी हो, फिर मुस्कुराई। अच्छा तुमने टॉप किया है, तो कुछ प्राइज वाइज मिला कि नहीं? उसने बातचीत की दिशा एकदम बदल दी। शायद इस तर्क शक्ति परीक्षण में मेरी जीत हुई थी। हाँ मिला ना। मैंने अपना मोबाइल बाहर निकालते हुए दिखाया। उसने मोबाइल हाथ में लिया। गुड। इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट। गर्लफ्रेंड से टच में रहने का आसान तरीका। उसने कहा। मैं झेप गया। फिर उसने मोबाइल वापस दे दिया। हम निकले तो थे कार सीखने, और जाने किन बातों को लेकर बैठ गए। अंकल आंटी वेट कर रहे होंगे, मैंने कहा। मैं जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलना चाहता था। नहीं, उन्हें पता है। मैंने उन्हें कह दिया था। क्या? यही कि हम सेंट्रल पार्क जाएंगे। और उन्होंने क्या कहा? कहना क्या था? इसके पास इतनी खाली सड़क है। उन्होंने सोचा होगा कि हम कार चलाने जाएंगे। उसकी आंखों में शरारत मुझे साफ दिखाई दे रही थी। अनुराग वो देखो, कोमल बोली। मैंने ध्यान दिया कि हम चलकर फिर से उसी जगह आ गए थे, जहां मैंने उसे प्यार करता एक कपल दिखाया था। मैंने उसकी कही दिशा में देखा। वही कपल जो सिर्फ बात कर रहा था, अब वो किस करने में व्यस्त था। उन्हें देखने के बाद मैंने कोमल की ओर देखा। वो मेरी ओर ही देखे जा रही थी। शायद मेरे चेहरे के भावों में आए परिवर्तन को गौर से देख रही थी। अब कहो, कहाँ गया तुम्हारा प्यार?
उसकी जगह लस्ट ने ले ली। मेरे पास शब्द नहीं थे। मैं जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से हारा था। हालांकि इससे पहले मौका भी नहीं मिला था। अनुराग, तुम्हें मानना ही होगा, यह सब करने से वे बुरे नहीं हो जाते। यह तो सिर्फ एक तरीका है अपने प्यार को जाहिर करने का। मैं कुछ नहीं बोला, पर उसकी बातों का मुझ पर असर जरूर हो रहा था। मैंने कोमल को एक बार ऊपर से नीचे अच्छी तरह से देखा, और फिर वही सवाल मेरे मन में उपजा। शी बेटर देन नेहा? बेटर पर किस में? फिगर, स्किन, ब्यूटी, माइंड, व्हाट? मैं कंफ्यूज था। पता नहीं क्यों मैं हमेशा दोनों को कंपेयर करता रहता था। नेहा के लिए मेरे मन में प्यार था, और कोमल के लिए डोंट नो, पता नहीं। कुछ भी हो, कोमल की बात मुझे भी ठीक लगने लगी थी। तो मुझे नेहा को किस करना चाहिए क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, और अगर मुझे कोमल को किस करना हो तो उससे प्यार करना शुरू करना होगा। मैं एक बार फिर पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट। प्रतीक एक नोटबुक लिए उसके पेज फाड़े जा रहा था। जब से उसे कॉफी हाउस वाला किस्सा सुनाया था, तब से उखड़ा उखड़ा सा रहता था। प्रतीक, क्या कर रहा है यार? इतनी इंपॉर्टेंट चीज डिसाइड करने के लिए तू एक गुलाब का फूल नहीं खरीद सकता? कंजूस। वो मेरी बातें सुने बगैर लगा रहा। शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट। अरे ये नोटबुक क्यों वेस्ट कर रहा है? क्या करूं? प्रतीक एक और पेज फाड़ते हुए बोला। मैं बताता हूँ, देख। अगर नोटबुक के पेज इवन नंबर में है तो यकीनन लास्ट पेज पर आएगा शी लव्स मी नॉट, और अगर ऑड नंबर है तो शी लव्स मी। तू बस नोटबुक के पेज गिन ले, डिसाइड हो जाएगा। मैं कहकर मुस्कुराया। उसने उठा के नोटबुक मेरे ऊपर फेंकी। मैं हट गया, और वो सीधी खिड़की पर लगे कांच पर जा गिरी। थैंक गॉड, कांच बच गया। अनुराग, ब्रेकिंग न्यूज! गरिमा और गौरव का ब्रेकअप हो गया। अंकुर ने यह खबर सुनाई। यह सुनाते वक्त उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। रियली? मैंने कहा। मेरे उनके रिलेशन में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, पर ऐसी चटपटी खबर सुनने में किसे मजा नहीं आता। अरे तुझे कैसे पता चला? अरे वो आजकल साथ नहीं दिखाई देते ना। तो अब उसके यहाँ बॉयफ्रेंड की वैकेंसी है। नहीं यार, तू ऐसी चिकनी लड़कियों को नहीं जानता। अंकुर बोला। चिकनी का मतलब जरूर वाइट ब्यूटीफुल स्किन से रहा होगा। उसने कहना जारी रखा। यह अपना पुराना बॉयफ्रेंड तभी छोड़ती हैं जब इन्हें कोई नया मिल जाता है। यानी कि पुराने को छोड़ने का जिस दिन से मन बना लेती हैं, उसी दिन से नया ढूंढना शुरू। बेचारे पुराने को कानो कान खबर नहीं होती, और अचानक एक दिन से उसे पता चलता है कि उसका त्याग कर दिया गया है। लड़कियों के बारे में अंकुर का ज्ञान गजब का था। सो दिस टाइम हु इज द लकी मैन? मैंने पूछा। यकीनन अंकुर तो नहीं था। पता नहीं, पर वो लकीन मैन मैं तो नहीं हूं। उसने मायूसी भरे लहजे में कहा। कोई बात नहीं यार, एक दिन ऊपर वाले को तुझ पर भी दया जरूर आएगी। मेरे इस वाक्य ने यकीनन उसे मानसिक मजबूती प्रदान की होगी। पापा खुश थे कि मैं सोमदेव अंकल के घर गया। वो कार सीखने वाली बात अंकल ने पापा को बता दी थी। हालांकि मेरे लिए ये थोड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। पापा फोन पर दिख नहीं रहे थे, और फिर भी मारे शर्म के मेरा चेहरा लाल हो गया। मम्मी ने भी यही पूछा कि वहां क्या खाया, कौन कौन था, उन्होंने क्या बात की। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब एक ही बात जानने में क्यों लगी है। खैर, जानने को मेरे पास और भी बहुत चीजें थी। यही समय था। सही समय पर खाने पीने की हिदायत के साथ ही फोन रख दिया गया। कुल मिलाकर मम्मी पापा खुश थे। इतना अजीब था। मैं नेहा से प्यार करता था। वैसे प्यार कहना तो मुश्किल था, क्योंकि प्यार होता क्या है यह तो मैं नहीं जानता था। हाँ, पर इतना जरूर था कि नेहा से बात करना अच्छा लगता था। उससे मिलने को जी करता था, और एक बार मिलने के बाद उससे दूर जाने को जी नहीं करता था। जब वो नहीं होती तो अकेले में उसकी कही बातें याद कर अनायास ही मुस्कुरा देता था, और कभी-कभी उसे एसएमएस करके यह सोचा करता था कि वो इस समय क्या कर रही होगी। एसएमएस पढ़कर चेहरे पर कैसे भाव आए होंगे। मेरे ख्याल से यही सब प्यार के सिम्टम्स होते हैं।
उस दिन ड्राइविंग क्लास के बाद मैंने नेहा को पहला एसएमएस किया था। मैं अंकल के यहाँ ज़रूर था, पर हर वक़्त तुम्हें मिस किया और साथ ही तुम्हारी कैपुचिनो को भी। इसे टाइप करने में मुझे 10 मिनट लगे। कीपैड पर मेरी उँगलियाँ आसानी से नहीं दौड़ती थीं, क्योंकि वो इसकी अभ्यस्त नहीं थीं। उसे मैसेज भेजने के बाद इस मैसेज को मैंने 2 बार पढ़ा। कहीं गलती से कुछ गलत तो टाइप नहीं कर दिया? और जब आश्वस्त हो गया, तो उसके मैसेज का इंतज़ार करने लगा। 6 मिनट बाद मेरे मोबाइल पर बीप की आवाज़ आई। मैंने मैसेज बॉक्स ओपन किया। यह नेहा का ही मैसेज था। मैं बहुत खुश था। डोंट मेक योर फीलिंग्स लाइक द गार्डन सो दैट एवरीबॉडी वॉक्स ऑन इट, बट लेट योर फीलिंग्स बी लाइक द स्काई सो दैट एवरीबॉडी विशेस टू टच इट। यह मैसेज कुछ फिलोसॉफिकल था। मैंने इसे समझने की कोशिश की, इसका मतलब समझ नहीं सका। बस पर उस रात वो मोबाइल ही मेरी किताब बन गया। मैं बार-बार मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाता और उस मैसेज को पढ़ता। फिर एक बार मैसेज बॉक्स से बाहर आ जाता। उसे पता नहीं मैंने कितनी बार ही पढ़ा। हर बार वो नया लगता, मानो नेहा ने एक नहीं जाने कई मैसेज किए हों। मोबाइल को सैल्यूट है। बाय द वे, क्या यही प्यार है? डोंट नो। जब से हमने टॉप किया था, हर बंदा हमें शक्ल से जानने लगा था। यहाँ तक कि कई तो हमारे पास अपनी प्रॉब्लम्स भी लेकर आने लगे। यकीनी तौर पर हमारा कद बढ़ गया था। इरशाद हमसे बचता रहता। भूपी से भी कभी उसे बातचीत करते हुए नहीं देखा गया। अंकुर नहीं जान पा रहा था कि गरिमा का अगला शिकार कौन है, या फिर वो शिकारी कौन है जिसे गरिमा का शिकार किया हो। जब हम पर इतनी जिम्मेदारी आ गई तो हमने भी पढ़ने की रफ्तार तेज कर दी। पर इस रफ्तार में नेहा कहीं पीछे ना छूट जाए, सो मैंने और नेहा ने मिलने का निश्चय किया। प्रतीक अभी भी फट्टू ही है, पर मैंने उसे मसानी और तस्नीम के बारे में बता दिया था, सो उसने कोशिश बंद कर दी थी। प्रतीक, आज नेहा से मिलना तय हुआ है। मैंने प्रतीक को बताया। दैट्स गुड। सो आज क्लास बंक करने का इरादा है, राइट? मैं जवाब में मुस्कुरा दिया। मुस्कुराने के साथ ही मैंने अपनी बाहों को इस तरह से ऊपर किया, जिसका मतलब था इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। तुम्हें उससे मिलते 3 महीने हो गए हैं, पर तुम अभी भी वही हो जहां से तुमने शुरू किया था। प्रतीक की है प्रवचन वाली आदत मुझे जरा भी पसंद नहीं थी। और तू कहाँ है? अरे तूने तो अभी शुरू भी नहीं किया, मैंने झल्लाते हुए कहा। झल्लाहट में तुमसे तू तक का सफर तय हो जाता था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद जब मैं अपनी पैंट पहन रहा था तो वो बोला, मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं एकदम भी आगे कैसे बढ़ाऊं? वैसे वो मसानी की कार में सवार है। मैं उस तक नहीं पहुंच सकता। वो मुझसे प्यार क्यों करे जब उसके पास बेटर ऑप्शन है मसानी, अ सक्सेसफुल मैन। कहते कहते वो रुक गया, या शायद वो इतना ही कहना चाहता था। प्रतीक यार, तेरी शर्ट पहन लूं क्या? मेरी सारी शर्ट्स गंदी पड़ी हैं। मैंने बात बदलते हुए कहा। ले जा यार, देख वो जो हैंगर में टंगी हुई है उसे पहन ले। एक दो बार पहनी हुई है पर साफ है, तुम पर अच्छी लगेगी। मैंने हैंगर की ओर देखा। यह तो वही शर्ट थी जो उसने टेस्ट देते समय पहनी थी। लकी शॉट। मैंने उसे पहन लिया। चल यार, चलता हूँ। तू क्लास अच्छी तरह से अटेंड करना, शाम को तुझसे पूछूंगा। आज तो पीडी की क्लास है, तस्नीम की। मैं फिर कुछ नहीं बोला और वहां से चला आया। मैं बिल्कुल भी नहीं रोई, एक बार भी नहीं। नेहा बोली। खत्म करते ही उसकी पलकों की सरहद पर आए आंसू मुझे दिख गए, जो पलकों से बाहर झांक रहे थे। पर नेहा थी कि उन्हें बाहर आने ही नहीं दे रही थी। मैं और नेहा कॉफी हाउस में बैठे थे। मैंने नेहा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मुझे उस वक्त जो सूझा मैंने वही किया। जो कोमल ने कहा था वो अगर सही था, तो मैंने तो सिर्फ हाथ ही पकड़ा था। नेहा ने रिएक्ट नहीं किया। नेहा, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दोगी। तुम इसे तोड़ नहीं सकती। मैंने कहा। अनुराग, कल मैंने डिस्कवरी चैनल पर मेडिकल साइंस पर आ रहा प्रोग्राम देखा। बता रहे थे कि कैंसर ठीक होना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। कई बार नामुमकिन भी। अब भी आंसू उसकी पलकों के अंदर ही थे। तुम इन टीवी शो पर कैसे विश्वास कर सकती हो?
एक बार टीवी पर बता रहे थे कि आत्माएं कुछ नहीं होती, यह सिर्फ हम लोगों का वहम होता है। पता है, मेरे अंकल ने खुद आत्मा देखी और बात भी की। वो मेरी दादी की आत्मा थी। मुझे लगा मेरा तर्क जरूर उसे संबल प्रदान करेगा। सॉरी दादी। नेहा, कुछ चीजें मेडिकल साइंस से बाहर की होती हैं। मैंने कई लोगों को ठीक होते देखा है। विश्वास करो, वो भी ठीक होंगे। मेरी बात सुन उसके आंसुओं ने पलकों से झांकना बंद कर दिया। शायद तुम ठीक कहते हो, नेहा ने कहा। अब तक नेहा का हाथ मेरे हाथ में ही था। मेरी बुआ ने ऑफिस जाना बंद कर दिया है। वो अंकल के पास ही रहती हैं। मैं भी कई बार इंस्टीट्यूट की छुट्टी कर लेती हूँ। उन्हें मेरी जरूरत है। नेहा, यू आर वेरी ब्रेव गर्ल। वेरी ब्रेव। मैंने इतना कहा और फिर उसकी आंखों में देखा। वेटर ऑर्डर लेने आ चुका था, सो मुझे उसका हाथ छोड़ना पड़ा। नेहा ने टेबल पर रखे टिश्यू पेपर से अपनी नम आंखों को पोंछा। टू कैपुचिनो, मैंने वेटर से कहा। नेहा अब तक अपने आंसुओं को पोंछ चुकी थी और टिश्यू पेपर को उसकी हद से ज्यादा फोल्ड किए जा रही थी। मेरे ख्याल से एक पेपर को 8 बार से ज्यादा फोल्ड नहीं किया जा सकता, मैंने नेहा से कहा। उसने पेपर को कुर्सी के नीचे डाल दिया, फिर मेरी ओर देखे बिना ही एक मुस्कुराहट फेंकी। आई लव दिस स्माइल। उसने फिर पानी का गिलास उठाया और बोली, तुम्हारी क्लासेस कैसी चल रही हैं? हमेशा जैसी, मैंने सिर्फ इतना ही कहा। और प्रतीक को तुमने बता दिया? उसने पूछा। हाँ। फिर उसने रिएक्ट कैसे किया? उसकी प्रतिक्रिया में खामोशी ज्यादा थी। उस दिन के बाद से वो खुद को कमतर आंकने लग गया है। सोचता है मसानी इज बेटर चॉइस फॉर हर। ओ, इससे अच्छा तो उसे बताया नहीं जाता, उसने कहा। पर इतने दिनों से वही तो कहे जा रही थी कि मुझे बता देना चाहिए। और जब बता दिया तो वह कह रही है कि नहीं बताना चाहिए था। लड़की कब क्या कहेगी कोई नहीं जानता। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर पानी का गिलास उठाया और 2 घूंट गले के नीचे गटका और बोला, आई थिंक यू आर राइट। मुझे उसे नहीं बताना चाहिए था। उसकी जिंदगी में पहले से बहुत सी दिक्कतें थीं। कहते हुए मेरी नजरें टेबल पर अभी जो मैंने पानी का गिलास रखा था उस पर टिकी हुई थी। वो खुश नहीं है। उसने जो महसूस किया है और जितना सहा है, उतना अगर मेरे साथ होता तो शायद मैं टूट जाता। ही इज वेरी ब्रेव। मैं भले ही उसे फट्टू कहता हूँ, पर उसमें बहुत हिम्मत है। वो मेरी बात चुपचाप सुने जा रही थी। फिर ख्याल आया, नेहा को भला प्रतीक की कहानी में क्यों इंटरेस्ट होने लगा। और नेहा को तो मैंने उसकी पूरी कहानी बताई ही नहीं। उसने तो बस फॉर्मेलिटी के नाते पूछ लिया होगा। ओ, मैं भी क्या लेकर बैठ गया। ग्लास से नजरें हटाकर मैं नेहा की ओर देखते हुए बोला। उसने मेरी आंखों में झांका और बोली, तुम उसकी प्रॉब्लम से दुखी होते हो ना? मैंने बस इतना ही कहा, जिसे कहने में मेरी पलकों ने मेरा साथ दिया। तो तुम अपना दुख मेरे साथ शेयर नहीं करोगे? मैं उसकी बात सुनकर उसके चेहरे की ओर ताकता रह गया। कोमल ने जो भी कहा था झूठ था। अगर वो प्यार जताने का तरीका देखना चाहती थी तो उसे इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। नेहा ने जो कुछ भी कहा, उसने नेहा के प्रति मेरे प्यार को और बढ़ा दिया। कहो, नेहा ने एक बार फिर आग्रह किया। प्रतीक के पापा उसके साथ नहीं रहते। अपने पिता से नफरत करता है वो। कई बार मैंने उसे अकेले में रोते देखा है। उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, उसके पापा पैसे भेजते हैं पर वो खुशी से उन्हें नहीं लेता। कहता है उसे उस पैसे की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत। वो अपनी माँ को ननिहाल में दया पर जीते हुए नहीं देख सकता। उसने सारे पैसे एक डायरी में लिख रखे हैं। कहता है एक दिन सब चुका देगा। और एक नया दुख मैंने उसे दे दिया। क्या हो जाता अगर मैं उसे नहीं बताता? वो चुपचाप सुने जा रही थी। नेहा, पैसे से जिंदगी में खुशियां नहीं आती, उसे प्यार चाहिए। यू हैव अ गोल्डन हार्ट, नेहा बोली। यह मेरी तारीफ थी जो नेहा कर रही थी। नेहा, माय लव, तुम अपने दोस्त के बारे में इतना सोचते हो। आई रियली फील प्राउड टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू। हम प्रतीक की मदद कैसे कर सकते हैं? उसने हम कहा। हम यानी मैं और नेहा। साथ साथ मैं तुम्हारे साथ हूं, नेहा ने कहते हुए अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मैंने एक बार फिर पलकें झुका दी।
फिर कुछ देर खामोश रहा। अरे! नेहा को कुछ याद आया। तुमने उस दोस्त के बारे में नहीं बताया, जिसे लेकर तुम एसएमएस आए थे? कुछ पता चला? उसने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? वो ठीक है, भूपी नाम है उसका। मेरे सामने वाले रूम में रहता है। मैं उसके असली सवाल को नजरअंदाज कर गया। भूपी, साउंड्स गुड, नेहा बोली। मुझे बातचीत की दिशा बदलनी थी। ओह, मैंने अपना मोबाइल तो तुम्हें दिखाया ही नहीं। अपनी जेब से मोबाइल निकालते हुए मैं बोला, वाओ, नाइस कलर। उसने कहा, सेम कलर, मैंने कहा। वो मेरे चेहरे की ओर देख मुस्कुरा दी। तो देखें जनाब कि फोन बुक में किस किस लड़की के नंबर फीड किए हुए हैं। वो मोबाइल के कीबोर्ड पर उंगली चलाई जा रही थी। उसकी रफ्तार मुझसे तेज थी। हु इज दिस अ नेहा? नंबर देखो। उसने बटन दबाया और नंबर निकला। ये तो मेरा ही नंबर है। हाँ, यह तो तुम्हारा ही नंबर है। फिर अनेहा क्यों? उसने आश्चर्य से पूछा। ए फॉर अनुराग क्या? मैं तुम्हारा नाम मोबाइल की फोन बुक में सबसे आगे रखना चाहता था, सो तुम्हारे नाम के आगे ए लगा दिया और तुम्हारा नाम सबसे पहले आ गया। मैंने एक बार फिर बाहों को ऊपर की ओर चढ़ाया, जिसका मतलब था, है ना कमाल का आइडिया। नेहा मुस्कुरा दी। यू आर सो स्वीट, नेहा ने कहा। इस बार मुस्कुराने की बारी मेरी थी। ओह, तो तुम्हारे पास कोमल का नंबर भी है? वो अभी भी मोबाइल की फोन बुक चेक कर रही थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही कोमल है ना, तुम्हारे अंकल की बेटी? उसने प्रश्नवाचक नजरों से मुझे देखा। कोमल? पर उसका नंबर तो मैंने कभी सेव नहीं किया। इवन मैंने तो उससे पूछा भी नहीं। सफाई देने के अंदाज में मैं उसे बताए जा रहा था। उसने मोबाइल की स्क्रीन मेरी तरफ कर दी। यह नंबर, समझा। उसने मुझसे मोबाइल लिया था देखने के लिए। शायद तभी उसने खुद ही सेव कर दिया होगा। वाह अनुराग, क्या किस्मत पाई है। आजकल तो लड़कियां खुद ही अपने नंबर देने को मरे जा रही हैं। उसने कहा। हाँ, क्या करें, पर्सनैलिटी ही ऐसी है। मैंने अपनी कॉलर ठीक करते हुए कहा। वो मुस्कुरा दी। अब मुझे उसकी मुस्कुराहटों का मतलब कुछ कुछ समझ में आने लगा था। मैं तो पूछना ही भूल गई। तो उस दिन मेरे पड़ोस तक की यात्रा कैसी रही? तुम सुनोगी तो हंसोगी। एक्चुअली उस दिन कोमल ने मुझे कार ड्राइव करनी सिखाई। रियली वेरी लकी, उसने कहा। उसकी आवाज में जलन साफ जाहिर हो रही थी। तभी वेटर आकर कैपुचिनो के 2 कप रख गया। एनीथिंग एल्स सर? वेटर ने पूछा। एनीथिंग? आई वॉन्ट टू से मैनी थिंग्स, लेकिन तुमसे नहीं, नेहा से। यह मेरे मन की बात थी, सो सिर्फ मुझे ही पता थी। नथिंग, नेहा ने कहा। वेटर चला गया। तो जब अब जमी महफिल, तब मिल बैठे 3 यार, नेहा, अनुराग और नेहा की फेवरेट कैपुचिनो। मैंने हंसते हुए कहा। नेहा ने मेरी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो तो उस कार वाली बात पर ही अटकी थी। तो अब तो सीख गए होंगे एक ही दिन में। आखिर कोमल जो सिखा रही थी। उसने कप उठाते हुए कहा। या डेफिनेटली। नाउ नाउ आई कैन ड्राइव लाइक लाइक नारायण कार्तिकेयन। मैं जोरदार आवाज में हंसा, जिसे सामान्य तौर पर ठहाका कहा जाता है। फिर इधर उधर देखा, कहीं कोई मुझ पर तो नहीं हंस रहा। पर सब वहां अपने आप में ही मशगूल थे। नेहा ने हंसी से मेरा साथ नहीं दिया। वो वैसे ही चुपचाप बैठी रही। मैं महसूस कर रहा था कि उसे जलन हो रही थी। मेरा मन बार बार बोल रहा था, कोमल यू आर रॉन्ग। तुम्हें अभी यहाँ होना चाहिए था। काश कि मैं तुम्हें प्यार का एक्सप्रेशन दिखा पाता। हम लोग सेंट्रल पार्क भी गए थे। बेहद रोमांटिक जगह है ना? मैंने पूछा। जलाने का मजा ही अलग है। हाँ सचमुच, मैं भी अक्सर वहां जाती हूँ। नेहा ने खुद को सहज करने की नाकाम कोशिश के साथ कहा। ओ रियली? जान सकता हूँ किसके साथ? मैंने मजाक के लहजे में कहा। वॉट डू यू थिंक, तुम मेरे इकलौते फ्रेंड हो जिसके साथ मैं बाहर जाती हूँ? इतना कहकर उसने मेरे चेहरे पर नजर गड़ा दी। मैंने कुछ सेकंड की खामोशी के बाद कहा, आई डोंट थिंक, एक्चुअली आई बिलीव। यह कहते हुए मैंने एक बार भी पलक नहीं झपकाई और लगातार नेहा की आंखों में झांकता रहा। उसने नजरें हटा ली। मैंने इनडायरेक्टली काफी कुछ कह दिया था।
उसने भले ही मुझसे पूछा था, पर वो इसका जवाब जानती थी। उसका नज़र चुराना इस बात के समर्थन में सबूत पेश कर रहा था। तुम्हें नहीं लगता आज कॉफ़ी में शुगर कम है? कुछ फीकी-फीकी सी लग रही है। उसने सहज होते हुए कहा। मुझे कैपुचिनो हमेशा से ही कड़वी लगती थी। मैंने तुरंत अपनी एक उँगली उसकी कॉफ़ी में डुबो दी। व्हाट आर यू डूइंग? नेहा मेरी इस अजीबो-गरीब अनहाइजीनिक हरकत पर बोली। तो तुम ही ने तो कहा था, आई एम सो स्वीट। इतना कहकर मैं मुस्कुरा दिया। वो भी हंस पड़ी। या इट्स रियली स्वीट नाउ, उसने कॉफ़ी पीते हुए कहा। कोमल, वेयर आर यू? अनुराग, तुमने राज मंदिर देखा है? उसने पूछा। हाँ, देखा है, मैंने कहा। किसके साथ? फिर एक और सवाल। उस दिन बरिस्ता में तुमसे मिलने आया था जब। ओह, वो तो बाहर से देखा ना। मैं पूछ रही हूँ, अंदर से देखा क्या? मैंने नामे गर्दन हिला दी। पता है, ये एशिया का सबसे बेस्ट सिनेमा घर हुआ करता था। सच में? मैंने आश्चर्य से पूछा, मानो यह बात पहली बार सुनी हो। नेक्स्ट फ्राइडे फिल्म देखते हैं, अगर तुम्हें मेरी कंपनी में कोई ऐतराज ना हो। उसने ऐतराज पर जोर डालते हुए कहा। माई प्लेजर मोहतरमा, मैंने बड़े अदब से कहा। तो तय रहा, 12 से 3। मुझे अपनी क्लास बंक करनी होगी। शायद मुझे भी, बट यू नो मैं क्लास बंक नहीं कर सकता। हाँ, एक काम कर सकते हैं, जब भी कोई क्लास कम इम्पोर्टेंट होगी तो मैं बंक कर दूंगा। मैंने अपनी मजबूरी बताई। वैसे फिर मैंने सोचा, क्या कोई भी क्लास कम इम्पोर्टेंट हो सकती है? वो मायूस हो गई। ओके, उसने टेबल पर खाली कप रखते हुए धीमे स्वर में कहा। मुझसे उसकी मायूस शक्ल देखी नहीं गई। चलो, जब तुम कहो तब चलेंगे, पर प्लीज ऐसी शक्ल मत बनाओ। मैंने कैपुचिनो का आखिरी सिप लेते हुए कहा। नो अनुराग, मुझे तुम्हारा क्लासेस बंक करना पसंद नहीं। इट्स फॉर करियर। तुम जब कहोगे तभी देखेंगे। उसने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की हर संभव कोशिश करते हुए कहा। मैं भी मुस्कुरा दिया। आज की मुलाकात में मेरा ध्यान ना तो नेहा के कपड़ों पर गया, ना ही वाइट ब्यूटीफुल स्किन पर। अच्छा, तुम क्या कह रहे थे कि एक पेपर को 8 बार से ज्यादा फोल्ड नहीं किया जा सकता? नेहा ने बातचीत का नया छोर ढूंढ निकाला। आज मुझे समझ में आ रहा था कि लड़का लड़की घंटों बैठे क्या बातें करते हैं। यस, और अगर मैं कर दूं तो मान जाऊंगा। ऐसे नहीं, कुछ शर्त लगाओ। शर्त? मैंने पर्स से सिक्का निकाला और टेबल पर रखते हुए कहा। लगी 1-1 रुपए की। वो मुस्कुराई। ठीक है। उसने भी मेरे सिक्के के पास अपना 1 रुपए का सिक्का रख दिया। चलो पेपर लाओ, नेहा ने जोश में कहा। टेबल पर एक भी टिश्यू पेपर नहीं था। मैं नजरें इधर उधर दौड़ा रहा था, तभी नेहा ने मेरी जेब की ओर हाथ बढ़ाया। यह शर्ट के ऊपर वाली जेब थी, और जेब में हाथ डालकर उसमें रखा कागज निकाला। जनाब, कागज साथ में लेकर घूमते हैं, कहकर उसने फोल्ड किया। कागज खोलना शुरू किया ताकि फिर से फोल्ड कर सके। अरे एक मिनट, देख तो लो, कहीं किसी काम का कागज तो नहीं, मैंने कहा। प्रतीक का शर्ट पहन रखा था। हो सकता था कि उसका ही कोई जरूरी कागज रह गया होगा। ओके, ठीक है, शायद तुम्हारा कोई लव लेटर हो। यह कहकर नेहा ने कागज को ध्यान से देखा। हाँ अनुराग, यह तो तुम्हारे लिए ही है, और प्रतीक के लिए भी। ओह, दोनों के लिए एक ही लव लेटर? मुझे लगा वो मजाक कर रही है। हो सकता है प्रतीक के नोट्स का कोई पन्ना फोल्ड कर अपनी जेब में रख लिया होगा। अच्छा, हमारा लव लेटर है, तो अब तुम पढ़ के भी सुना दो, मैंने कहा। ओके सर, सुनिए। उसने लेटर पढ़ना शुरू किया। प्रतीक, मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुम और अनुराग मुझे समझते हो। कई बार हालात हमारे बस में नहीं रहते, और जो कुछ हो रहा होता है वो ना चाहते हुए भी मजबूरियों के चलते हमें उसका हिस्सा बनना पड़ता है। इतना सुनते ही मेरा माथा ठनका। ओ माय गॉड, यह तो भूपी का लेटर है, जो उसने उस दिन दिया था और प्रतीक जेब में रखकर शायद भूल गया था, या एग्जाम की टेंशन के चलते हमारा ध्यान ही उससे हट गया था। प्रतीक ने यही शर्ट पहनी थी उस दिन। नेहा लेटर पढ़े जा रही थी। उस दिन तुमने मुझे जिस हालत में देखा, वो मेरी मजबूरी थी। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि मेरे घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। जितना पैसा घर से आता है वो काफी नहीं होता। यहाँ आने से पहले मैं ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे जोड़े थे,
ताकि इंस्टीट्यूट की फीस जमा करा सकूं। पर जयपुर में रहने के लिए जितना पैसा चाहिए, उतना मेरे पापा नहीं भेज सकते। उन दिनों मुझे पैसों की ज़रूरत थी। याद है एक दिन हम तीनों कलेक्ट्रेट सर्कल पर खाना खाने गए थे, पर मैंने कुछ नहीं खाया। भूख तो मुझे भी लगी थी, पर पैसे नहीं थे। इरशाद मुझे कभी-कभार पैसे दे दिया करता था, तो मैं उसके करीब होता गया। तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन नशे की हालत में वो मेरे कमरे में ही सोने आया था और नशे में मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरे साथ क्या कर रहा था। और फिर वो मुझे पैसे देता रहा और जिस दिन तुमने मुझे देखा, उस दिन भी वो मुझे ब्लैकमेल कर मेरे साथ वो सब कर रहा था। मेरी मजबूरी थी। मैं ब्लैकमेल हो रहा था और मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी, वरना अगला 1 सप्ताह भी मेरे लिए जयपुर में गुज़ारना नामुमकिन हो जाता और मुझे फिर से अपने शहर जाकर अपने पिता की चाय की दुकान पर बैठकर चाय बनानी पड़ती। मैं गे नहीं हूँ, बट ब्लडी इरशाद इज़ गे। जिस दिन तुमने मुझे कहा कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो, तो मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने अपने को इतना अपमानित कभी महसूस नहीं किया। मैं अगले दिन तुमसे नज़रें ना मिला सकता था, सो मैंने अपनी आँखें हमेशा के लिए बंद करना ही ठीक समझा। पर गलती मेरी ही है। मुझे परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए था। मैं यह सब तुमसे सहानुभूति बटोरने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम असलियत जानो और मुझसे नफ़रत ना करो। भूपेंद्र। नेहा ने लेटर पढ़कर मेरी ओर देखा। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर उसने लेटर फ़ोल्ड कर टेबल पर रख दिया और वहाँ रखा अपना 1 रुपया उठा लिया। मेरी आँखें कहीं से नम हो गई थीं। यह वही लड़का है ना, जिसने सुसाइड करने की कोशिश की थी? नेहा ने गंभीरता से कहा। हाँ, कुछ दिन पहले यह खत उसने प्रतीक को दिया था। इसे जेब में रखकर हम भूल गए थे। वैसे भी हम सब कुछ भूल जाना चाहते थे। शायद इसीलिए तुम्हें भी मैंने उस दिन नहीं बताया था। कोई बात नहीं। तुम क्या करोगे? उसने पूछा। क्या करोगे मतलब? अब क्या करना है? मैंने पूछा। उस वक्त मेरा दिमाग मेरे शब्दों का साथ नहीं दे रहा था। उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम्हें क्या लगता है वो नॉर्मल हो गया है? वो कभी यह सब नहीं भूल पाएगा, जब तक तुम उसे भूलने में मदद नहीं करोगे। इस हादसे का असर कैट में उसकी परफॉर्मेंस पर भी हो सकता है। मैं चुपचाप नेहा की बातें सुनता जा रहा था। कितनी भावुक थी वो। जिसे नहीं जानती थी, उसके लिए भी चिंता कर रही थी। हम उससे अब वैसे ही बात करते हैं जैसे पहले करते थे, पर वो तो हमेशा ही इंट्रोवर्ट रहा है। अगर वो बता देता कि उसे पैसों की ज़रूरत है, तो क्या हम उसे मना करते? पर वो कभी कुछ कहे तो सही। देखो, शायद गरीब परिवार का होने की वजह से वो कुछ ना बोल पाता हो। वो अपने को तुमसे हीन समझता हो। तुम शायद उसे वो कंफर्ट लेवल नहीं दे पाए कि वो तुमसे सब कुछ कहे। ना तुम, ना प्रतीक। नेहा पूरी स्थिति का बेहद सुलझे हुए तरीके से विश्लेषण किए जा रही थी और मैं किसी बच्चे की तरह उसकी बातें सुने जा रहा था। वो ठीक भी कह रही थी। प्रतीक तो हमेशा से ही उसे ऑर्डर ही देता आया था, जिसे वो गर्दन हिलाकर मान लेता। हो सकता है उसे मनोचिकित्सक की ज़रूरत हो। वो जो अपने को हीन समझ रहा है, उस हीन भावना को दूर करने की ज़रूरत है, वो भी कैट से पहले। नेहा के मुँह से इतनी समझदारी वाली बातें सुनकर मैं अचंभित भी था और खुश भी। नेहा, तुम जन्म से ही इतनी समझदार हो या बड़ी होकर समझदारी की कोई कोचिंग क्लास जॉइन की? उसके चेहरे पर हंसी की रेखा खिंच गई। नेहा, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। तुम नहीं जानती तुमने क्या किया। अच्छा? उसने मुंह बनाते हुए कहा। अनुराग, दोस्त बनाना तो बहुत आसान है, पर जिंदगी भर के लिए निभाना मुश्किल है। उसने कहते हुए एक बार फिर मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। आज तो मेरे हाथों की किस्मत ही खुल गई थी। फिर मेरी आंखों में ऐसे देखा, मानो मेरे अंदर तक झांक लिया हो। तभी वेटर बिल बिल ले आया। हमें एक बार फिर हाथ हटाने पड़े। इस वेटर को देख मुझे बस कंडक्टर की याद आ गई। हमें कैपुचिनो खत्म किए हुए काफी वक्त हो गया था। वेटर बिल तभी लाते हैं जब उन्हें पता हो कि हम कुछ और ऑर्डर नहीं करने वाले हैं। ओह, सिर्फ 120? अनुराग, तुम बहुत सस्ते में छूट गए। वरना तुम्हारे टॉप करने की और मोबाइल लेने की तो पार्टी होनी चाहिए थी। नेहा अपना पर्स उठाते हुए बोली। लड़कियां जब कहीं बैठती हैं, पहले उनके साथ आया सामान पसरता है और अंत में वो। और यही क्रम
उनके उठने पर भी लागू होता है। फिर हम वहां से चल दिए। अलग होने के कुछ देर बाद ही मैंने नेहा को एक एसएमएस किया। रिश्ते निभाना हमें भी सिखा दो जरा। इस दिल के कोने में हमें भी बिठा लो जरा। हम आपको याद हैं कि नहीं, एक एसएमएस करके बता तो दो जरा। अगले ही पल उसका रिप्लाई आया, फ्रेंड्स आर लाइक स्ट्रीट लाइट्स along the road. They don't make the distance any shorter, but they light up the path and make the walk worthwhile. मैं पढ़कर मुस्कुराया। नेहा मेरी स्ट्रीट लाइट बन गई थी। भूपी को एक मनोचिकित्सक के पास ले गए थे। 3 बार की मीटिंग के बाद वो बदल चुका था। वो पहले से बेहतर फील कर रहा था। भूपी को जब भी पैसे की जरूरत होती तो वो हमसे मांग लेता। हमने भी अपने खर्चे कम कर दिए थे ताकि हम भूपी की मदद कर सकें। शुरू में तो भूपी ने मनोचिकित्सक से मिलने में काफी आनाकानी की थी, पर बाद में वो राजी हो गया। अब हम तीनों का एक बार फिर से ग्रुप बन गया था, जिसे इंस्टीट्यूट में इज्जत के साथ देखा जाता था, क्योंकि हम तीनों पिछले टेस्ट के टॉपर थे। भूपी इंस्टीट्यूट में कभी हमसे अलग नहीं होता। इरशाद हमें कई बार इंस्टीट्यूट में दिख जाता तो हाय हेलो करके निकल लेता। भूपी हमारे साथ होता था, सो इरशाद उससे बात करने की कोशिश नहीं करता। एक बार प्रतीक ने कहा था कि अगर सर्वसम्मति हो तो इरशाद को पीटा जा सकता है, पर भूपी ने मना कर दिया। उसे बात फैल जाने का डर था। खैर, प्रतीक और मैं चुप ही रहे और इरशाद पर कभी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। इस 1 महीने में नेहा से 5 बार मुलाकात हो चुकी थी। हर बार हम या तो प्रतीक की बात करते या भूपी की। हाँ, हम दिन दोनों की बातचीत के बीच में हमारी बात भी हो जाती थी। नेहा को दिन के 2 एसएमएस में जरूर करता था, जिनके जवाब वो भी दिया करती थी। सुबह की मेरी नींद नेहा के एसएमएस के साथ ही खुलने लगी। अंकुर अब तक पता नहीं लगा पाया था कि गरिमा का नया प्रेमी कौन था या गरिमा अब किसकी प्रेमिका थी। 1 महीने में सोमदेव अंकल के 3 फोन आ गए थे। मुझे उनकी वजह समझ में नहीं आती थी। बस मेरे हालचाल जान लेते और घर आने का न्योता दे देते। कोमल के एसएमएस यदा कदा आ जाते, जिनमें शेर व शायरी हुआ करती थी। मैं भी यदा कदा उनका जवाब दे देता। अब जैसे जैसे कैद पास में आ रही थी, हमारी जिंदगी भी और टफ हुए जा रही थी। हमारा ज्यादातर वक्त किताबों के साथ ही बीतता। प्रतीक का तस्नीम मैडम से प्यार अभी भी एक तरफा था। नेहा ने मुझसे कहा था कि मैं ही तस्नीम मैडम को बता आऊं कि प्रतीक उनको पसंद करता है। तब मैंने कहा था कि यह तो गलत मैसेज होगा। आखिर प्यार और पसंद में फर्क होता है। नेहा ने कहा कि प्यार की शुरुआत पसंद से ही होती है, और जब तक प्रतीक को मैंने यह प्रपोजल दिया तो उसने सिरे से नकार दिया। हाँ, जब भी मैं तस्नीम मैडम की बात करता तो वो एक बार तो मसानी को गाली जरूर देता था। इन सब के बीच प्रतीक को कई बार अकेले में रोते देखा था। अपने पापा के खत को हाथ में लिए रोता रहता। एक दिन और ऐसा ही हुआ। अनुराग, आज उनका लेटर आया है। आई डोंट नो उन्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहता हूँ। बस मेरी और माँ की खैरियत की खबर लेना चाहते हैं। जब हमारी इतनी ही चिंता थी तो छोड़कर क्यों गए? मैंने तो मम्मी पापा में से पापा को चुना था और उस औरत के लिए मुझे ही घर से निकाल दिया। प्रतीक अपने पापा की आई चिट्ठी को पढ़कर विचलित था। हर सप्ताह उसके पापा एक लेटर भेजते थे और हर सप्ताह मुझे एक बार प्रतीक का वही रूप देखना होता जिसमें वो अपने पापा के लिए जहर उगलता था। आज भी वो यही कर रहा था। जिस आदमी ने इतने सालों से अपने बीवी बच्चों की खबर नहीं ली, वो हर सप्ताह उनके हाल चाल जानने को खत लिखता है। यह बात मेरी समझ से बाहर थी। जिन्हें मेरे पति की खबर है, क्या वो नहीं जानते कि जब से वो गए हैं माँ डिप्रेशन में रहती है? मेरा क्या हाल हुआ होगा? एक बार भी फोन करके नहीं पूछा। प्रतीक ने रोना शुरू कर दिया था। मैं उसे चुप नहीं करवा सकता था, क्योंकि चुप करवाने के लिए कुछ कहना पड़ता और मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। काश कि नेहा इस वक्त होती तो जरूर कुछ उपाय बताती। आई एम विद यू प्रतीक, डोंट क्राई। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पर उसके आंसू थम नहीं रहे थे। पता है, एक पूरा बैग भरा है उनके खत से। प्रतीक ने पलंग के नीचे से एक बैग निकाला, जिसमें से ढेरों खत निकालकर उसने बिस्तर पर फैला दिए। यह सब उन्होंने ही लिखे हैं, इतने सालों में।
हर खत ने जाने कितनी बार आँसू बहाने को मजबूर किया है। एंड आई नो ही मस्ट बी हैप्पी। उसकी आँसुओं की रफ्तार तेज होती जा रही थी। मैंने बिस्तर से एक लेटर उठाया और उसे पढ़ा। प्रतीक बेटा, पढ़ाई में मन लगाना, अपनी मम्मी का ख्याल रखना, तुम्हारा पिता। बस इतना ही लिखा था। हर लेटर में यही लिखा है। प्रतीक बोला, तुम अपने आंसू बंद करो। आंसू किसी मर्ज की दवा नहीं। अपना ध्यान कैट पर लगाओ। मैंने सारे खत समेटकर वापस बैग में डाल दिए। उसके पिता के खत से मुझे तो ऐसा लगा कि वो प्रतीक से बेहद प्यार करते थे। अगर प्रतीक के मन में सिर्फ नफरत ही होती, तो वो इन लेटर्स को कभी संजोकर नहीं रखता। हालांकि वो नफरत करता था, पर उसमें भी कहीं प्यार छिपा हुआ था। मैंने बैग को वापस पलंग के नीचे रख दिया और उसके आगे अपना सूटकेस रख दिया, ताकि गलती से भी प्रतीक की नजर उस पर नहीं जाए। तुम सिर्फ अपने करियर पर कंसंट्रेट करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे कहने पर उसने अपने आंसू पोंछे। अनुराग, मैं एक बार घर जाकर आना चाहता हूँ। 4 महीने में एक बार भी घर नहीं गया। आज माँ की बहुत याद आ रही है। उसने रुधे हुए गले से कहा, तू जाना चाहता है तो 2-3 दिन के लिए चला जा। वापस आने पर मैं और भूपी तेरी पढ़ाई में मदद कर देंगे। मैंने कहा। तो अब तक उसके आंसू पहुंच चुका था। इन खतों के बारे में तेरी मम्मी को पता है? मैंने पूछा। नहीं, वो नहीं जानती। मैंने उन्हें कभी नहीं बताया। पहले से ही बहुत डिप्रेशन में रहती हैं। अलग होने के कुछ महीनों बाद ही मम्मी को एहसास हो गया था कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। बड़ी मुश्किल से पापा को बुलाने की कोशिश कर रही हैं। इन खतों के बारे में पता चलेगा तो और परेशान हो जाएंगी। मैं जानता हूँ पापा अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। मम्मी शायद कोई आस लगा बैठे, प्रतीक ने कहा। उसकी आवाज अब भी भर्राई हुई थी। अच्छा, घर से आते हुए आंटी के हाथ की बनी कुछ चीजें लेते आना। यूं नहीं कि खाली हाथ ही आ जाए। मैंने उसके मूड को ठीक करने के लिहाज से कहा। तभी भूपी कमरे में आया। कुछ खाने की बात सुनाई दी तो चला आया। खाने पीने की क्या बात हो रही थी? भूपी ने अपने आने का कारण स्पष्ट किया। अरे ये घर जा रहा है, तो मैंने कहा कि भाई खाने के लिए भी घर का कुछ बना लेते आना। अब देखना कि यह नालायक लाता है कि नहीं। इतना कहकर मैंने एक हल्की सी चपत प्रतीक के गाल पे मार दी। वो तो ले आऊंगा चटोरो, पर अगर वापस आने पर तुमने मुझे नहीं पढ़ाया तो देख लेना, दोनों का गला दबा दूंगा। उसने बनावटी गुस्सा लाते हुए कहा। तब उसका मूड ठीक हो चुका था। अगले दिन प्रतीक घर के लिए निकल गया और उसी दिन मेरे फोन घर से फोन आ गया। पापा ने कहा कि आज कोमल का बर्थडे है, सो तुम एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद के उनके यहाँ चले जाना। ओह, अगेन कोमल? उसके यहाँ पार्टी होगी तो नेहा को भी तो इनवाइट किया जाएगा। यह सोचकर मैं खुशी से चहक उठा। जी पापा, मैं चला जाऊंगा, मैंने कहा। अच्छा, वो सोमदेव जी कह रहे थे कि शायद आज कोमल को कुछ शॉपिंग भी करनी है, तो तुम दिन में ही चले जाना। वैसे वो तुम्हें फोन करेंगे। पापा बोले। मैं ना करने की स्थिति में नहीं था। उनके फोन रखते ही अंकल का भी फोन आ गया, तो जाना ही था।